हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिन, दैट इज़ द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेक्शन 152 एंड सेक्शंस 153 टू 159। आइए देखिए फटाफट इसमें क्या है। डिन डिन जैसे हमारा एक रोल नंबर होता है, एक हमको एक नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है स्कूल में, है ना। वैसे ही एक डिन है जो कि डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है। बिकॉज ये जैसे डिन की जो प्रोविजन है वो बाद में आई, लेकिन डायरेक्टरशिप जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड की हुई है तो उनके लिए भी है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये किस चीज़ के लिए होता है? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके ये डायरेक्टर। इट इज प्रोवाइडेड दैट द डिन obtained by the individuals prior to the notification of the specification of the definitions detailed these rules shall be the din for the purpose of the companies act 2013. Further to be noted that then shall include the designated partnership identification number issued under Section 7 of the Limited Liability Partnership Act and the rules made under. तो इसमें क्या है, जो डिन है जो कि इंडिविजुअल्स जो ऑब्टेन करते हैं, जो कि ये नोटिफिकेशन आई थी, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन डिटेल्स, जो कि एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डीन होगी। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो जो डीन है वो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इंक्लूड होता है, जो कि इशूड है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। एग्जाम्पल 7th, मिस्टर राजेश जो है उनका डिन नंबर दिया है इन्होंने, और and already appointed in Raj Industries Private Limited. Now he wants to appoint himself in Messrs. Karnawat Industries LLP as a designated partner. Okay, here he does not require to apply for the PIN, and per the Section 7 of the Limited Liability Partnership Act 2008, DIN can be used as directors partnership identification number for designated partner. क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने एग्जाम्पल में हमें ये बताया है कि जो मिस्टर राजेश हैं, कोई भी हो सकता है, उसका जो डिन है और वो अपॉइंटेड है, किसमें है? राज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में। अब उसको मैसर्स में जाना है कि जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वहाँ पर एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उसको दोबारा से, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म्स में डी पिन लगता है और यहाँ पर सिर्फ डिन लगता है, तो कहते हैं इसको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से अप्लाई करने के लिए डिपिन के लिए, वही इनका काम आ जाएगा, डिन ही इनका यूज़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डायरेक्ट डिन अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। क्या दिया इन्होंने कि जो कोई भी पर्सन है वो अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर उसके पास डिन ना हो। तो रिक्वायरमेंट ऑफ डिन बहुत ज़रूरी है, वेरी नेसेसरी है ये। इसके बिना आप डायरेक्टर अपॉइंट हो ही नहीं सकते हो। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। सेक्शन 153 जो है ये डील करता है विद the filing of the application for the allotment of the DIN accordingly. हर individual जो है intended to be appointed as a director of a company shall make an application for the allotment of DIN to the central government in the prescribed form and the manner along with the prescribed fees. क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने इसमें ये लिखा है कि जो सेक्शन 153 है ये डील करता है कि आपको जो फाइल करनी है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए, डिन की अलॉटमेंट के लिए, और जो भी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल जो कि इंटेंडेड, जो बनना चाहता है टू बी अपॉइंटेड एज एन, जिसका जो चाहता है कि उसकी अपॉइंटमेंट हो एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो एप्लीकेशन देगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिन। किसको देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। भी सीधी सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही तो वो करेगा ना। अब अगर हमको आईसीआई वाले जो है हमको सर्टिफिकेट देते तो पेपर भी तो वही लेंगे, मतलब ऑफकोर्स सी बात है। एंड मैनर एंड अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है ना। तो वही इसकी प्रिस्क्राइब्ड विद कोई जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी उस टाइम के साथ में वो लग जाती है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है वो लग जाता है मैनर में। उसके बाद है इट इज प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन व्हिच मे बी ट्रीटेड एज अ डिन। ऐसा हो जाता है कई बार, कुछ स्पेशल केसेस में आप कह सकते हो, कुछ जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देती है जिसको कि आप डिन यूज कर सकते हो। एंड इन केस एनी इंडिविजुअल होल्ड्स और एक्वायर सच आइडेंटिफिकेशन द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई। ऑफ कोर्स अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर रही है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही प्रिस्क्राइब किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है तो
कोई तुक्की नहीं बनती ना, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपके पास अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके देन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं तो किसी और को क्या हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। और उसके बाद है रूल 9, हमारे पास कंपनीज रूल 2014 का है, प्रोसीजर बताया है इन्होंने कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए, बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या करोगे आप अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले है फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन। देखो, every applicant who intends to be appointed as a director of an existing company shall make an application electronically in DIR 3। अब आप इसमें याद रखना, DIR 2 हमने कल को किया था और DIR 12 किया था। जब हमने कहा था कि DIR 2 डायरेक्टर देता है कंपनी को, और कंपनी DIR 12 देती है रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। यहाँ पर है कि जब भी कोई एप्लीकेंट है जो कि अपॉइंट होना चाहता है डायरेक्टर, वो एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म भरेगा। इलेक्ट्रॉनिकली जो वो फॉर्म भरेगा वो है DIR 3 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा किसके लिए? अलॉटमेंट के लिए। किसकी? डिन की, अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने कहा है इज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ प्रपोज डायरेक्टर नॉट हैविंग डिन, द पर्टिकुलर्स ऑफ द मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स शैल बी मेंशन इन फॉर्म INC 32 एंड डिन में बी अलॉटेड टू मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर्स थ्रू फॉर्म INC 32। इन्होंने इसने ये कहा है कि जो अगर प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब कंपनी ने प्रपोज कर दिया। अब कंपनी की नॉमिनेशन NRC कमेटी होती है जैसे, ठीक है ना, तो मतलब आप मानो कि या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ही किसी बंदे को प्रपोज कर दिया। अब हो सकता है भाई वो पहले बंदा पहले डायरेक्टर ना हो, रॉ हो, है ना, उसके पास डिन ना हो, तो क्या होगा जब उसके पास डिन नहीं है? तो जो पर्टिकुलर्स है, तो मैक्सिमम ऐसे आप कहते हैं 3 डायरेक्टर्स को मेंशन कर सकते हो। फॉर्म है उसका INC 32 स्पाइस, और जो डिन है वो अलॉट होगा ऐसे मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर्स को इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है। उसके आगे इन्होंने एग्जांपल दी है, मिस्टर वरुण है, मिस्टर अंकित है, मिस्टर पराग है, ये आ गए तीनों, और दे आर प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डू नॉट हैव डिन बिकॉज दे आर बिकमिंग डायरेक्टर्स। देखो, मैंने वही कहा ना कि रॉ बंदे कई बार फर्स्ट टाइम बना है, ये डिन नहीं है इनके पास, पहली बार बन रहे हैं ये, ठीक है। और ये प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, इनको इन तीनों ने क्या अपने आप में, तीनों ने प्राइवेटली सोचा हम ना एक कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड जो होगी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, पहली बार बन रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये अप्लाई कहाँ करेंगे? ये करेंगे INC 32 में। ठीक है, तो ये आपको आप MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो, बिकॉज पूछ सकते हैं कि अगर रॉ बंदे हैं ऐसे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो कहाँ करेंगे, और अगर जो है कोई और केस दे सकते हैं तो उसमें उसको कौन सा वो कौन सा करेगा? तो हम कहेंगे कि जो कोई एप्लीकेंट है जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है एग्जिस्टिंग कंपनी में मतलब ऑलरेडी जो कंपनी है उसमें, एग्जिस्टिंग में तो DIR 3, लेकिन अगर कोई इनकॉर्पोरेट न्यू कर रहा है उनके पास डिन नहीं है तो वो हम INC 32 में चले जाएंगे। उसके बाद है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो बिकॉज MCQ में एक ऑप्शन बदलने को क्या है, स्पाइस की जगह कुछ और लिख सकते हैं। देन अगर आपको ध्यान में रहेगा कि ये INC और 32 स्पाइस है तो आपको ज़रा इजी रहेगा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन थ्रू द पोर्टल ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें क्या दिया है इन्होंने? ये कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देती है ताकि फैसिलिटेट कर सके, हम सबमिशन कर सकें एप्लीकेशन की अलॉटमेंट ऑफ डिन की। क्यों? एक पोर्टल जो कि वेबसाइट होगी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, अगर मैं वन वर्ड की बात करूं तो ये पूछ सकते हैं कि वेबसाइट किसकी होगी, राइट? वेबसाइट किसकी होगी? बिकॉज अगर जो वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की होगी, यहाँ पर ये ICI के ऑप्शन दे सकते हैं आपको, या कंपनी के ऑप्शन दे सकते हैं कि कंपनी की वेबसाइट होगी। और बंदे ना सोचेगा कि भाई मैं कंपनी की साइट पर, मतलब बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन आप सोचो जरा, हमको डिन चाहिए, डिन के लिए हमको अप्लाई किसको करना है? हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को, एग्जिस्टिंग कंपनी में एप्लीकेंट है तो वो डिन वो क्या करेगा? DIR 3 में करेगा। लेकिन अगर रॉ बंदा है और वो रॉ बंदे ऐसे 3 मिलकर पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो वो INC 32 स्पाइस में कर रहे हैं। लेकिन कहाँ करेंगे? वो वेबसाइट कौन सी होगी? ऑफ कोर्स सब की एक ही होगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद आ जाइए, फिलिंग ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म अटैच्ड
विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स द एप्लीकेंट शुड डाउनलोड। हाँ, इसमें क्या होगा, इन्होंने प्रोसीजर दिया है कि आप कैसे कर सकते हो कि जो एप्लीकेंट होगा वो सबसे पहले, अब सबसे आपको कोई भी फॉर्म भरना होता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप फॉर्म डाउनलोड करते हो कि जहाँ पर भी है। हाँ, कई बार ठीक है एज इट इज भी पड़ा होता है, आप खोलते हो, बट स्टिल डाउनलोड एक फॉर्म करोगे DI3 फ्रॉम द पोर्टल, पोर्टल में जाओगे, DIR3 फॉर्म को डाउनलोड करोगे, फिल करोगे रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स उसमें जो भी वो मांग रहे हैं, वेरीफाई करोगे, साइन करोगे, उस फॉर्म में जो अटैच कॉपीज मांगी हैं डॉक्यूमेंट्स की वो अटैच करोगे, स्कैन करोगे, फाइल करोगे इंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आपकी फोटोग्राफ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है, ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन है जिसमें आप बता रहे हो कि आपका नाम जो है प्रपोज किया गया है एज अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, और स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। उसके बाद है सबमिशन ऑफ द डिजिटली साइंड फॉर्म। Form DIR3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her on digital signature certificates and shall be verified digitally by the company secretary in the full-time employment of the company or by the managing director or the director of the CEO CFO of the company in which the applicant has intended to be appointed as director in an existing company। क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने दिया है कि जो फॉर्म DIR3 है वो साइन होगा, साइन होकर सबमिट होगा, ऑफकोर्स सब कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिकली करने हैं, एप्लीकेंट करेगा अपने, अगर लड़का लड़की कोई भी है और हर अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा। वेरीफाई कौन करेगा, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, वेरीफाई करेगा कंपनी सेक्रेटरी CS करेगा जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी की, ठीक है। CS या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर या फिर CEO या फिर CFO, कौन कौन से दे दिए इन्होंने, CS दे दिया, MD दे दिया, डायरेक्टर दे दिया, CEO दे दिया और CFO दे दिया, 5 दे दिए। अब इन जो कि इन ऑफ द कंपनी, और उस कंपनी के होने चाहिए जिसमें इन विच द एप्लीकेंट इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। समझ रहे हो? तो CA नहीं, छोड़ दो CA को एक बार, CS, MD, डायरेक्टर, फिर CEO, CFO, राइट। उसके बाद है हमारे पास इन केस द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम देन हिज और हर फादर और हिज ग्रैंडफादर सरनेम। ऑफ कोर्स अब ये मतलब ठीक है, इन्होंने प्रोविजन दिया, अब लास्ट नेम नहीं तो कहते अपने फादर का या ग्रैंडफादर का सरनेम मेंशन कर दो भाई, ठीक है ना। तो हम वैसे भी तो उन्हीं का सरनेम यूज करते हैं, मेंशन इन द लास्ट नेम अलोंग विद द डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि DIR3A है। उसके बाद अलॉटमेंट का कहा है इन्होंने, अलॉटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलॉट कर देगी डिन को, एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब मैनर में कर देगी 1 महीने के अंदर अंदर। कब कब से, जब से उन्होंने आपके रिसिप्ट की एप्लीकेशन, और जो रूल 10 है कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड करता है प्रोसीजर for the rejection or the allotment of the generation of the application number on the submission of the form DIR3 on the portal and on the payment of the requisite fees and application number shall be generated by the system automatically। क्या होता है, इन्होंने क्या प्रोसीजर बताया है, इन्होंने बताया कि जो रूल 10 है हमारा कंपनीज का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, इसमें इन्होंने कहा है कि प्रोसीजर क्या है कि जब सबमिशन होती है फॉर्म DIR3 की पोर्टल पे, आपने डाउनलोड किया, भरा, साइन किया, अटैच करा, सब कुछ जो भी चाहिए था, आपने उसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद विदिन 1 मंथ उन्होंने बोला कि वो आपको दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जब आपने सबमिट करवा दिया है पोर्टल पर, पेमेंट कर दिया आपने, फीस की है, एप्लीकेशन नंबर एक आपके पास जनरेट होगा। देखो, अगर आप कहीं पर कुछ डालते हो, आप कंप्लेंट भी डालते हो ना, एक नंबर जनरेट हो जाता है कि मैम आपका सर आपका कंप्लेंट नंबर दिस है, आप इससे आगे फॉलो अप कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है सिस्टम से ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सबमिट करोगे। उसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ इशू ऑफ डिन आफ्टर जनरेशन ऑफ द एप्लीकेशन नंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन एंड डिसाइड ऑन द अप्रूवल or the rejection thereof and communicate the same to the applicant along with the DIN allotted in case of the approval by way of a letter by post or electronically is an motherboard within a period of 1 month from the receipt of such application। क्या दिया है इन्होंने किया है कि जब जनरेशन हो जाता है एप्लीकेशन नंबर का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोसेस करेगी एप्लीकेशन जो आपसे उन्होंने रिसीव की है, ताकि वो आपको जो डिन है वो अलॉट कर सके और डिसाइड कर सके कि उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है उस चीज़ को। और फिर वो जो भी कुछ करेगा वो आपको कम्युनिकेट भी तो सेम करेगा एप्लीकेंट को, और
ऑफ कोर्स अगर एक्सेप्ट होगी तभी तो डिन भी तो अलॉट करेगा इन केस ऑफ अप्रूवल, और वो जो होगा वो आपको बाय वे ऑफ अ लेटर बाय पोस्ट भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है, या कोई और भी मोड हो सकता है। तो ये भी चीजें ध्यान देने वाली हैं, लेटर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड, और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। इन केस ऑफ द डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अब कई बार कोई गलती रह जाती है, कुछ छूट जाता है, या डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट जो भी है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब देखती है कि जो एप्लीकेशन है ये डिफेक्टिव है और इनकम्प्लीट है कहीं से भी किसी भी लिहाज से, तो वो क्या करती है, इंटीमेशन देती है उस डिफेक्ट की कि भाई आपका जो ये एप्लीकेशन आपने जो सबमिट करी है उसमें डिफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, और उसको वेबसाइट पे डाल देती है और मेल भी कर देती है जिसने कि उस एप्लीकेशन को फाइल किया होता है, और जो एप्लीकेंट होता है वो उसको रेक्टिफाई करना होता है डिफेक्ट्स को, और या फिर इनकम्प्लीटनेस को बाय रीसबमिटिंग। बिकॉज एक बार सबमिट तो वो कर ही चुका एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर, जब उन्होंने आपको मेल भेज दी या फिर वेबसाइट पर उन्होंने डाल दिया है, या दोनों, वो वैसी चीजें यहाँ लिखा हुआ करते हैं, तो उस जब उन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया, मेल भेज दी, उसके बाद से 15 विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर आपको उसको रीसबमिट करना है। इट इज प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, डायरेक्ट द applicant to file fresh application with the complete and correct information where the defect has been rectified partially or the information given still found to be defective। हाँ, आप कई बार क्या करते हैं, आपसे एक बार गलती हो गई, उन्होंने आपको बता दिया जी आप भाई आपसे गलती हो गई है, आपको हमने मेल कर दी है, आपको वेबसाइट पे डाल दिया, आप इसको रेक्टिफाई कर दो। अब लेकिन आपने उसको तो आप मानो कि जब आपको दोबारा से रीसबमिट करवाना, स्टिल आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई डिफेक्ट जो है वो आपने अच्छे से सही नहीं किया है, वो पार्शियली आपने रेक्टिफाई कर दिया, और जो इन्फॉर्मेशन आपने या फिर दी है वो अभी भी डिफेक्टिव ही है, आपने अभी भी गोलमोल कर रहे हो चीजें, ठीक है ना, तो वो आपकी रिजेक्ट कर देगी, वो आपको फिर से मतलब नहीं करनी, और फिर आपका रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन और डायरेक्ट करेगी कि भाई आप अब ना, अब आपको चाहिए तो आप फ्रेश एप्लीकेशन भरो और कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ भरो, हाथ जोड़े आपके। आप मानो एक बार बंदे ने भर दिया, गलती हो गई, एक मौका दे दिया, उसके बाद जय सिया राम बोल देते हैं और कह देते हैं कि नहीं जी, आप अब अपना दोबारा से एक फ्रेश एप्लीकेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ भर दो। ट्रीटेड लेबल सर्च एप्लीकेशन एज इनवैलिड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन केस द डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन द गिवन टाइम। अगर अगर जो डिफेक्ट हैं वो विद इन गिवन टाइम ना अप्रूव करें, ना रिमूव करें, तो क्या होगा, तो उनको लेबल कर देंगे इनवैलिड इन द, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन को इनवैलिड करने के बाद उनके पास कोई चारा भी क्या है। अब आप ही बताओ ना, वो कह रहे हैं कर दो, आपने नहीं करा, ठीक है ना, 15 दिन उन्होंने दिया, आपने 15 दिन नहीं, 15 दिन के अंदर नहीं किया, तो वो क्या कर देंगे, इनवैलिड है भाई, ये तो वैलिड ही नहीं ऑफ कोर्स। और उसके बाद इन्फॉर्म करना, चाहे लेटर बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली या कैसे भी। और हाँ, अब अगर आप कहो कि भाई हमारे रिजेक्शन हो गया है या फिर हमारी इनवैलिडेशन हो गई है, हम हमारी हमने जो पैसे दिए थे ना, जो फीस दी थी, जरा भाई हमको वो तो वापस करना, ना जी ना, आपने, आपकी गलती, वो ना आपको रिफंड करेंगे ना वो एडजस्ट करेंगे, किसी और आप कहोगे अच्छा अच्छा फीस तो मैंने पहले दी थी, अब ना मैं नई एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ना जी ना, ना वो रिफंड करें ना वो एडजस्ट करें, कहीं पर भी वो पैसे आपके गए, ठीक है। All the deals allotted to the individuals by the central government before the commencement of these rules shall be deemed to have been allotted to them under these rules। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो भी दिन अलॉट होते हैं इंडिविजुअल्स को बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन कमेंसमेंट रूल के आने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, इनके शुरू होने से पहले उनको शैल डीम टू हैव बीन अलॉटेड टू देम अंडर दीज रूल्स, और उनको माना जाता है कि डीम्ड कर लिया जाता है कि इन रूल्स के अंडर अलॉट किया था, और जो डिन है जो अलॉट करते हैं रूल्स में वैलिड होते हैं फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट, शैल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। और ऐसा नहीं है कि ये सेम डिन दो बंदों का होगा, जो आपने उनको दे दिया एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो डिन एक बार कर दिया वो वैलिड होगा लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेंट के लिए, एंड शैल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है,
ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फीस एप्लीकेशन इज जनरेटेड ऑन द सिस्टम। ठीक है, सीजी प्रोसेस करती है अप्रूवल और रिजेक्ट कर देती है, विद इन 1 मंथ सब बता देती है। अप्रूवल में दिन अलॉट हो जाएगा, डिफेक्ट में हमको बता ही दिया कि भाई 15 दिन देंगे, 15 दिन के अंदर अंदर आपको ठीक करना है, नहीं तो पैसे गए आपके और इनवैलिड हो गया आपका और रिजेक्ट कर। और अगर आपको दोबारा से आपने गलती गड़बड़ कर दी तो आपको फिर दोबारा से ही सारा कुछ नया दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोहिबिशन फॉर ऑब्टेनिंग मोर देन 1 डे। आपको सब 2 रोल नंबर लेके कोई क्या करेगा, उसी तरह 2 दिन लेकर भी कोई क्या करेगा, वो तो जिसने गड़बड़ी करनी है ऑफकोर्स उसी के लिए चीज़ है ना। इसलिए यहाँ पे प्रोहिबिशन है on obtaining more than 1 day according to the section 155. No individual who has already been allotted a din under section 154 shall apply for obtain or possess another din। कोई भी जिसके पास एक दिन है वो दोबारा से उसको दिन नहीं मिलेगा, ना ही वो अप्लाई करेगा। शैल अप्लाई फॉर और obtain और possess कुछ भी नहीं कर सकता वो। उसके बाद है मिस्टर ताहिर हैं, वो जो अपॉइंटेड हुए हैं डायरेक्टर में बॉम्बे टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में, उनका दिन नंबर इन्होंने दिया हुआ है। नाउ ही वांट्स टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी। ठीक है, हाँ तो कहते हैं वो अपना ये दिन यूज़ कर लें, हाँ बिल्कुल कर लें, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ही कैनॉट अप्लाई फॉर अनदर दिन। ठीक है ना, जब हमने बोल ही दिया कि भाई एक इंडिविजुअल को एक दिन एक बार अप्लाई कर देते हैं तो वो चलता है लाइफ टाइम, तो दिक्कत क्या है, तो वो एक क्या 100 कंपनी बदलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम नंबर ही चलेगा, वो दूसरे नंबर के लिए अप्लाई नहीं करेगा। Director to intimate dean. According to section 156, every existing director shall, within 1 month of the receipt of the dean from the central government, intimate his dean to the company, all the companies where is a director। क्या होगा, अब ये ज़रूरी तो नहीं कि एक बंदा एक ही कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है एक से ज़्यादा भी डायरेक्टर हो, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक में ही बता दिया तो जैसे ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जब आपने अप्लाई किया विद इन 1 मंथ आपको रिसिप्ट हो जाएगी डिन की सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको उन सारी कंपनीज में जहाँ पर वो डायरेक्टर है वहाँ पर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मेरा ये डिन है। ये प्रोविजन बेसिकली उनके लिए है जब जब मतलब ये डिन वाली प्रोविजंस आई नहीं थी और जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स थे तो उन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स अब अप्लाई कर दो, क्योंकि अदरवाइज अब तो डिन के बिना तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो, राइट। तो वो चीज़ है। उसके बाद है कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157। Every company shall within 15 days of the receipt of the intimation under section 156 furnish the din of director to the registrar or any other officer or the authority as may be specified by the central government with such fees or additional fees as may be prescribed। Every such intimation shall be furnished in the prescribed form and manner। क्या दिया इन्होंने, इन्होंने कहा है कि जो कोई भी कंपनी है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो रिसिप्ट होती है जब उनको इंटीमेशन, तो वो फर्निश करेंगे दिन अपने जब जैसे आप मानो कि दिन मिल गया है बंदे को, उन्होंने कंपनी को दे दिया, अब कंपनी की अब फर्दर क्या ड्यूटी बनती है, वो आगे 15 दिन में अंदर 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 रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन फर्निश कर देगी डिन अपने डायरेक्टर को रजिस्ट्रार के पास, कि सारा जो फर्निश करेंगे डिन अपने सारे डायरेक्टर्स का कि भाई ये हमारे डिन की डिटेल्स हैं, और रजिस्ट्रार को दे देगी 15 दिनों में। और कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी है जो कि स्पेसिफाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके पास, और जो भी फीस वगैरह होगी लग जाएगी साथ में, और जो इंटीमेशन है वो फर्निश्ड होगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में। और उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स रूल 2014, एवरी डायरेक्टर फंक्शनिंग एज अ डायरेक्टर इन वन और मोर कंपनीज ऑन और बिफोर द 30th June 2007 and who has not yet intimated his deal to such company or companies shall, with 1 month of the receipt of the director identification number from the central government, intimate his director identification number to the company or all companies wherein he is a director as per form DIR 3B। क्या कहा इन्होंने, कहते हैं कि कोई भी जो डायरेक्टर है, हर डायरेक्टर जो है फंक्शनिंग एज अ डायरेक्टर की तरह जो काम कर रहा है एक या एक से ज़्यादा कंपनी से बिफोर या फिर ऑन 30 जून 2007, और उसने अभी तक अपना जो इंटीमेट नहीं किया है डिन कंपनी या कंपनीज को, तो विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डायरेक्ट ऑफ द डिन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करेगा कंपनी को और उस कंपनीज में सब में जहाँ पर वो डायरेक्टर है। और जो इंटीमेशन है अंडर सेक्शन 157 वो फर्निश्ड होगी फॉर्म DIR 3C में विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन अंडर सेक्शन 156। उसके बाद है हमारे पास पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश द डिन टू द रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 if any company fails to furnish the din to the registrar। अगर कोई कंपनी
कंपनी फेल हो जाती है मींस कंपनी की तरफ से कमी पेशी रह जाती है कि जो कंपनी है वो डिन को रजिस्ट्रार को फर्निश नहीं कर रही, तो उसको के लिए क्या पेनल्टी दी है इन्होंने 25,000 कॉन्टिन्यूस फेलियर के लिए, और फर्दर पेनल्टी इन्होंने दी है 100 पर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच फेलियर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख। कितनी इन्होंने 25,000, और अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो फर्दर 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम इन्होंने लिमिट लगा दी 1 लाख। फर्दर एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी एज अंडर, मिनिमम पेनल्टी 25,000 का और क्वांटिटी के 100, पता है ये मैक्सिमम इन्होंने 1 लाख की कर दी। उसके बाद ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट इन, अब भाई इतना डिन हो रहा, अब तो ऑफ कोर्स ऑब्लिगेशन तो है ही। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट शैल मेंशन द डिन। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, अगर ये आपको कह रहे हैं कि हमको, अगर ये आपको कह रहे हैं कि हमें डिन चाहिए, और डिन कंपनी जो है अपने डायरेक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को भी दे रही है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हर कोई पर्सन है या कंपनी है, तो जो डिन है उसकी रिटर्न है, इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स हैं, सबके सब वो मेंशन करेंगी सारे कहीं। जैसे कि कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स होते हैं, उसमें एक कॉलम बना होगा कि, या एक पर्टिकुलर्स होंगे कि डिन भी भरो आप, ठीक है ना, जो कि रिलेटेड होगा, तो आप वहाँ पर डिन नंबर ज़रूर भरोगे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आप बच जाओ और बोलो कि मैं अपना नहीं भरोगे। जस्ट लाइक आप रोल नंबर से अगर रेडिट करके सीखोगे ना, तो आपको बहुत ईज़िली आ जाएगा। जैसे आप आंसर शीट है, आप कुछ भी है, आप अगर अपना रोल नंबर नहीं भरोगे तो देखो कितना कॉज हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर द contravention of the section 152, 155, 156, section 159 provides that if any individual or director of the company makes any default in complying with any of the provisions of the section 152, section 155 and 156, such individual director of the company shall be liable to a penalty as under 50,000 where the default is continuing, 500 per day। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा है कि अगर कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है सेक्शन 152, सेक्शन 155 और सेक्शन 156 की, तो इन्होंने कहा है 50,000 की पेनल्टी है, और अगर कंटिन्यू होगा तो 500 रुपया पर डे। बस हमारा थोड़ा सा ही रह गया ये वाला टॉपिक। आज हम बस एक यही टॉपिक निपटाएंगे, डिन वाला। यहाँ थी मैं, कैंसिलेशन ऑफ और सरेंडर और द डीएक्टिवेशन और द रीएक्टिवेशन ऑफ द डिन। किसमें क्या है, रूल 11 ऑफ द कंपनीज appointment and the qualification of the directors rule 2014 lays down the procedure for the cancellation or the surrender or the deactivation or the reactivation of the din as under। क्या दिया है इन्होंने कि प्रोसीजर बताया है, या कैंसिलेशन है, या सरेंडर करना है, या डीएक्टिवेशन या रीएक्टिवेशन दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए ऑफ द डिन क्या दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर रीजनल डायरेक्टर है अदर रीजन का, नोएडा का, और एनी ऑफिसर है ऑथराइज करता है, जो कि regional director upon being satisfying or the on the verification of the particulars or documentary proof attached within the application received along with the prescribed fees from any person cancel or deactivate the din in case, कब करेगा वो, अगर उनको लगता है कि दिन भाई डुप्लीकेट है तो वो कर देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन, ठीक है ना, एक ही बंदा है और भाई जो दूसरा दिन भी ले बैठा है वो तो, और प्रोवाइडेड द डाटा रिलेटेड है वो मर्ज कर देगा वैलिडिटी रिटेन्ड नंबर के साथ। और डिन वाज ऑब्टेन्ड, अगर उनको लगा है कि नहीं इन्होंने गलत तरीके से डिन ले लिया है, तो बिफोर हावर एक अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स देखो कोई भी बंदा है, एक बार अगर हमको लगता है कि इससे फ्रॉडलेंट या रॉन्गफुल मैनर में कुछ किया है, तो हम उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देते ही देते हैं। तो एक बार वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कंसर्न इंडिविजुअल को। और रॉन्गफुल मैनर का यहाँ मतलब है कि यहाँ पर जो डिन ऑब्टेन किया है, जो डॉक्यूमेंट्स उसने लगाए थे वो लीगली वैलिड ही नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स थे जो फर्निश कर दिए, या फिर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थे वो उसने सप्रेस कर दी, या फिर रॉन्ग सर्टिफिकेशन उसने लगा दिए, ठीक है ना, जिससे कि मिसलेड हो रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो रही है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और फ्रॉडुलेंट का मतलब है जब आपको किसी को डिसीव करना है, इंटेंशंस आपके डिसीव करने की हैं, धोखा देने की हैं,
और फिर उसके बाद है डेथ है। अब भाई अब जब तुम मरी गए हो तो डिन का क्या करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद है कंसर्न इंडिविजुअल जो है डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब पागल हो गए हो तो डायरेक्टर तो बन नहीं सकती, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लिया तुमने, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लोगे तो भाई डिन का भी क्या करोगे, ठीक है। कंसर्न इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई है। ये मैंने ना अभी ये डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आगे जाके आपको भी आएगा टॉपिक दैट वो कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। अगर एक इंडिविजुअल अट्रैक्ट कर ले तो फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसमें आपको आएगा कि अनसाउंड माइंड, अगर आप खुद सोचो एक बंदा पागल है तो भाई वो पागल बंदा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता ना। तो पागल बंदे ने क्या करना है, डेल। और वैसे ही जो वहाँ पर एक प्रोविजन ये भी दी है कि अगर कोई एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट तो वो भी बंदा इंडिविजुअल नहीं, वो भी बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर वो भी क्या करेगा, on an application made in Form DIR 5 by the DIN holder to surrender his or her DIN, along with the declaration that he has never been appointed as director in any company, and the said DIN has never been used for filing of any document with any authority, the central government may deactivate such DIN. क्या दिया है इन्होंने कि जो DIN holder है to surrender करना हिज और हिज DIN along with the declaration that कि उसने कभी भी अपॉइंट नहीं हुआ एज अ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, और ना ही जो सेट डिन है वो यूज किया है फाइलिंग करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट। मतलब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि आप कुछ भी कांड करो, हैं। पहले आपने कांड किया, डिन होल्डर अपने सारा डिन के डिटेल्स डाल दी, आफ्टर दैट आप कहोगे मुझे तो सरेंडर करना है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपको डिक्लेरेशन तो देनी पड़ेगी ना कि आप तो कभी डायरेक्टर बने ही नहीं हो, आपका वो कभी अपॉइंट हुआ ही नहीं। हाँ, रेजोल्यूशन पास हुई, आपने डिन के लिए अप्लाई कर दिया, चलो आप प्रपोज्ड थे बट आप अपॉइंटेड ही नहीं हो, ठीक है। और जो डिन है आपने कभी यूज ही नहीं किया, किस चलो चलो डायरेक्टर का तो छोड़ो, चलो कोई भी आपने रिटर्न कुछ भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर उसमें कहीं पर भी आपने डिन तो कभी भरा ही नहीं है, तो फिर अगर आप फिर गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर देगी, ठीक है ना। और वेरीफाई करती है इसके लिए ई रिकॉर्ड्स को। उसके बाद हमारा आ जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रीजनल डायरेक्टर हैं और ऑफिसर ऑथराइज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर के डीएक्टिवेट कर देंगे अगर जो इंडिविजुअल ऑफ डिन ऑफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इंटीमेट हिज पर्टिकुलर ई फॉर्म विद स्टिपुलेटेड टाइम रूल। हाँ ठीक है, जो अपने इंटीमेट नहीं करेगा जो भी पर्टिकुलर्स हैं ई फॉर्म इसमें DIR 3 KYC, तो उसको भी वो डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद जो डीएक्टिवेट है वो रीएक्टिवेट भी हो सकता है अगर आप DIR 3 भर दो along with the fees under the company's registration offices and fees rule 2014। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, अच्छा अब आपने भाई एक बार सब कुछ कर लिया, आप बड़े अच्छे हो, आपने अच्छे बच्चे जैसे सब अच्छे से ले लिया है, डिन आपको मिल गया पर्टिकुलर फाइल करके, अब आपका है ना घर चेंज हो गया, अब मतलब कुछ भी आपके पर्टिकुलर्स है ना चेंज हो गए हैं। जैसे आप देखो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट ने हमारा जो सेल्फ सर्विस पोर्टल चलाया हुआ है उसमें भी हम उन्होंने आपको दे रखा है कि आप अपना कुछ चेंजेस आपको डालनी है तो आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाओ, अपनी चेंजेस वगैरह को आप फिल करो, सेव करो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ यहाँ पर भी इन्होंने दिया है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है जिसको कि डिन अलॉट किया जाता है, जो भी कोई चेंज होती है पर्टिकुलर्स में जो कि DIR 3 में उसने करे थे, इंटीमेट करे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, 30 डेज के अंदर अंदर चेंज होने के अंदर अंदर आप बता दो। ऐसे नहीं कि भाई आज आप घर चेंज करो 6 महीने बाद आप बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। चलो माना आपने घर चेंज किया, सब हर कोई अंडरस्टैंड करता है कि आप घर चेंज कर रहे हो, तो अब बंदा उस टाइम पे बिजी होता है, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। चलो घर नहीं चेंज किया तो कोई और सर्कमस्टांसेस हैं, आपने कुछ पर्टिकुलर आपके चेंज हुए, उस टाइम पे आपके पास नहीं टाइम, तो ठीक है उन्होंने 30 डेज का टाइम दे दिया, आप 1 महीना ले लो, ठीक है। विद इन 30 डेज तो आपको करना चाहिए ना। अच्छा उसके बाद है जो एप्लीकेशन होगा वो क्या करेगा, इसके लिए DIR 6 करेगा। देखो पहले सबसे पहले उसको जब फिल करनी थी ना एग्जिस्टिंग कंपनी वाला, तो हमने किया था DIR 3, यहाँ पर वो 6 कर रहा है, पोर्टल से फिल करेगा, रेलिवेंट चेंजेस को वेरीफाई कर देगा, अटैच करेगा प्रूफ का। ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी लिख दोगे, तो आपको एक प्रूफ भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये देखो मेरा नंबर अब ये नहीं ये है, या मेरे घर का एड्रेस ये नहीं ये है, और सबमिट कर दोगे, साइन करोगे। और यहाँ पर देखो वहां पर ऊपर हमने किया था CS, किया था CFO CEO MD किया था,
डायरेक्टर किया था। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की याद आ गई इनको, यहाँ पर कहते हैं कि सीए इन प्रैक्टिस और द कंपनी सीएस, यहाँ पर सीएस और सीए, यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस को भी ले लिया है उन्होंने यहाँ पे। और जो डी एप्लीकेशन है वो DIR 6 में होगी। एप्लीकेंट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चेंज ऑफ इन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सच चेंज particular from the enclosed proofs shall incorporate the said changes and inform the applicant by way of a letter of oppose by electronically in or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the ministry। क्या दिया इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब वो सेटिस्फाई हो जाती है कि आपने जो वेरिफिकेशन किया, चेंज पर्टिकुलर्स कर दिए, प्रूफ वगैरह आपके सब सही है, वो इनकॉर्पोरेट कर देगी, चेंजेस को इन्फॉर्म कर देगी, चाहे लेटर से करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करे, चाहे किसी और मोड से करे, कंफर्म कर देगी कि जो आपने चेंजेस डाली थी उसका इफेक्ट वो उन्होंने मेंटेन कर लिया है मिनिस्ट्री ने, बिकॉज वेबसाइट किसकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीमेशन टू कंसर्न रजिस्ट्रार। The DIN cell of the ministry shall also intimate the changes in the particulars of the director submitted to it in Form DIR 6 to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office of the company in which such individual a director is situated। क्या दिया इन्होंने कि जो डिन सेल है मिनिस्ट्री का वो इंटीमेट करेगा चेंजेस, ठीक है ना, और डायरेक्ट की जो पर्टिकुलर डायरेक्टर्स की सबमिटेड हुई हैं उसमें कंसर्न रजिस्ट्रार को, जो भी उनका कंसर्न रजिस्ट्रार होगा जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस आता होगा ना, उसके रजिस्ट्रार को वो बता देंगे। और जिसमें कि इंडिविजुअल जो होता है वो डायरेक्टर होता है और वो जिस एरिया में फॉल करता है, ठीक है। इंडिविजुअल टू इन्फॉर्म चेंज in particulars to companies, the concerned individual intimate the change his particulars to the company or the company। सब ऐसा नहीं है ना कि भाई जो गुपचुप चल रहा है और उसने क्या किया कि DIR फॉर्म 6 भरा, वेरीफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, उन्होंने कंपनी को बताया। भाई तू भी तो कंपनी को बताएगा ना कि तेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है, तो कंपनी को बताएगा ना। अपना तू नंबर चेंज कर रहा है, अपना घर चेंज कर रहा है, फ्लैट चेंज कर रहा है, कुछ भी है, तो जो कंसर्न इंडिविजुअल है यहाँ पर इन्होंने उसको 15 दिन का टाइम दिया है कि अपनी कंपनी को बता दो अच्छे अच्छे बच्चे बन के। उसके बाद हमारा ये दिन जो है ये कंप्लीट होता है। और एक अगर मैं रिवीजन में आऊँ तो आज हमने जो किया है, मैं 5 मिनट में अगर इसको रिवाइज करवाने की कोशिश करूँ तो करती हूँ कोशिश। हमारा डिन यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी, क्या किया था हमने, सबसे पहले डिन किया था, एक डिन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसका डायरेक्टर का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया कि भाई डी पिन और डिन एक ही बात है, सबका हिसाब चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चलेगा। उसके बाद हमने कहा कि आपको फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसीजर बताया कि आप DIR 3 फॉर्म को डाउनलोड करो, भर दो उसको। और इन्होंने कहा कि अगर कोई आप रॉ हो और वो, तो आपने इसमें हमने लिया था फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस। उसके बाद हमने किया कि जो आपने भर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करेगा, जनरेट कर देगा एक एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जो भी पर्टिकुलर्स होंगे वो भी भरने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रोवाइडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट सबमिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने वेबसाइट का बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स का। फिर आपने जब फिल करने हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स करने हैं, डाउनलोड कर लिया, फिल कर दिया, फिल करके क्या करते हो, साइन करते हो ना, वेरीफाई करोगे, साइन करोगे, अटैच करोगे कॉपीज। इसमें आप कैसे याद करोगे, राशन कार्ड की तरह सोच के देखो, फोटो लगेगी, चलो आप ऐसे करो। मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ कहीं पर आपको अगर कुछ लेना हो, फॉर्म आपको कुछ अप्लाई करना हो, तो आपको एक पिक्चर लगती है, आपका प्रूफ मांगते हैं, आइडेंटिटी का, रेजिडेंस का मांगते हैं, ठीक है, एक बोर्ड की रेजोल्यूशन भाई जहाँ पर आप प्रपोज हो रहे हो, और स्पेसिफिक सिग्नेचर। और इन्होंने फिर उसके बाद कहा, क्या कहा कि आप वेरीफाई होंगे जो डिजिटली आपका जो डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे वो कौन वेरीफाई करेगा, CS कर देगा, ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, CEO, CFO या MD या फिर डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप अपने फादर का या उसका सरनेम भर सकते हो अगर आपका लास्ट नेम नहीं है, और DIR 3A में। उसके बाद इन्होंने कहा अलॉटमेंट कर देंगे 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है।
और पहले सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर वो आपको बता देंगे, अगर गलती है तो 15 दिन का सुधारने का मौका देंगे, और फिर भी आपने गलती नहीं सुधारी, फिर गलती कर दी तो सारा ही इनवैलिडेट कर देंगे, पैसे आपके नहीं देंगे, रिफंड नहीं करेंगे, और आपको एक दोबारा से सारी फ्रेश बनानी पड़ेगी। और आपको जब आप दोबारा से सारा कुछ भरोगे, उसमें आपका सही होना चाहिए सब कुछ, फिर आपका वही 1 महीने के अंदर-अंदर वो आपको कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिकली या कैसे भी, ठीक है ना? और उसके बाद इन्होंने हमको हाँ, कि किसी भी कंपनी में हो एक ही दिन चलेगा। उसके बाद इन्होंने ये पनिशमेंट दी है फेलियर की, कि भाई 25,000 रुपया है, 100 रुपया पर डे है, 1 लाख तक मैक्सिमम, और ऑब्लिगेशन आपको हर कैंटीन भरना ही बना है, और आपको 50 टू 152 155 156 की दे रखी है 50,000, और फिर 500 पर डे, और जब तक कि आपका डिफॉल्ट यहाँ पर 1 लाख का नहीं है, उसके बाद कैंसिलेशन और सेंटर बंदा मर जाए या पागल हो जाए, या फिर या फिर वो उसने गलत तरीके से लिया हो, फ्रॉडलेंट या रॉन्गफुल मैंने डुप्लीकेट हो, या फिर उसका एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है ना? या फिर उसको सरेंडर करना हो, लेकिन सरेंडर करने की शर्त ये है कि भाई तूने कहीं इसको ना भरा हो, ना कभी अपॉइंट हुआ हो, डायरेक्टर यूज़ किया हो, ठीक है? और उसके बाद इन्होंने दिया है कि जो डीएक्टिवेटेड है वो रीएक्टिवेट हो जा सकता है, ठीक है ना? वो फीस लगेगी बस। अच्छा, उसके बाद कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर जो को भी कोई ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर में, वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि इंटीमेट नहीं करता जो पर्टिकुलर्स है ई फॉर्म में DIR 3 KYC में। उसके बाद है अगर चेंजेस हैं तो भी आप बता दो, 30 डेज के अंदर अंदर बता दो, कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर बता दो, ठीक है? DIR 6 है इसमें। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको वो अप्रूव वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उसके बाद बस 15 दिन का बता दिया मैंने, हो गया है आपका। तो ये हमने फटाफट एक क्विक रिवीजन कर ली है डिन के ऊपर, एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड आपको डिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, एक सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी होती ही होती है, एंड ये रिवीजन के लिए मैंने बनाई है वीडियोस। सो आई होप कि आपको पसंद आएंगी और आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगी। और इन वीडियोस को आप ऑडियो पर्पसेस कैसे भी देख सकते हो, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल डूइंग एनी वर्क, आप इस कानों में अपने लगाए और अपना वीडियो अपना देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।